ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं या म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एन से ही प्रदर्शित करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तनांक को समझते हैं, ये है क्या चीज। मेरे पास दो माध्यम है, माध्यम एक और माध्यम दो। माध्यम एक जो है वो है विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम, और सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, अब यहां पर देखिए कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर ये तिरछी किसी माध्यम में गमन कर रही है, ठीक है, ठीक है, रेरर मीडियम में है यानी कि विरल माध्यम में है, तो विरल माध्यम में क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम है, यानी कि खाली खाली स्थान है। तो यहाँ पर लाइट को लड़ना भिड़ना नहीं पड़ेगा किसी मॉलिक्यूल से, वो सीधे आगे बढ़ सकती है क्योंकि खाली खाली स्थान है। इसलिए यहाँ पर जब प्रकाश की किरण ट्रेवल करेगी, गमन करेगी, तो उसकी स्पीड, उसकी चाल, लाइट की चाल क्या होगी, फास्ट होगी, अधिक होगी। ठीक है, लेकिन जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी कि सघन माध्यम, माध्यम दो, सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है, सघन है, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत अधिक है। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अधिक होंगे तो लाइट जब आगे बढ़ेगी तो अपने मार्ग में आने वाले मॉलिक्यूल को उसको हटाना पड़ेगा, और जब हटाना पड़ेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो यहां पर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी भाई। माध्यम दो में प्रकाश की चाल स्लो हो जाएगी। ठीक है, और यही कारण है कि जब माध्यम एक में प्रकाश की कोई किरण गमन करती है, तो माध्यम दो, सघन माध्यम में आने पर वो थोड़ा मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है क्योंकि इसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए, ये जो सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, इसे हम यहां पर कहेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल यानी कि लाइट, ठीक है ना, लाइट की डेंसिटी, लाइट का घनत्व, यहाँ पर जो मीडियम दो है इसका घनत्व यहाँ पर क्या है, अधिक है, तो डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि लाइट की डेंसिटी, और इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सीधी सी बात है कि जो अपवर्तनांक है इसको हम n से प्रदर्शित करेंगे, इसकी जो डेंसिटी है। अगर अपवर्तनांक n अधिक होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी इसके डायरेक्शन में जितना चेंज आएगा, ये जितने अभिलंबी की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना, यानी कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना अधिक होगा, यानी कि जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उस वो उतना क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होगी। और अगर डेंसिटी अधिक होगी, जितनी डेंसिटी अधिक होगी यहाँ पर उतनी प्रकाश की चाल कम हो जाएगी भाई। यहाँ पर घनत्व जितना अधिक होगा उसकी प्रकाश की चाल यानी कि v उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है कि अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब जब कोई प्रकाश किरण किसी दिए हुए माध्यमों के लिए, ये दो माध्यम दिए हुए हैं, होने वाले युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, ठीक है ना, यानी कि जब लाइट एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसके डायरेक्शन में जो चेंज आता है वही क्या है, अपवर्तनांक है। उसके डेंसिटी और उसके डायरेक्शन में जो परिवर्तन आ रहा है वही क्या है, अपवर्तनांक है। तो सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, किसी दिए हुए दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर दिशा परिवर्तन हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो दिशा परिवर्तन के विस्तार को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं भाई। ठीक है, हाँ। अब देखिए हमें अपवर्तनांक कैसे निकालना है। माना कि सबसे पहले ये है माध्यम एक, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल माना कितना है, v1 है। ठीक है, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, v2 है। आगे लिख देता हूं मैं, ये v1 है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1, बट ये माध्यम दो में प्रकाश की चाल क्या है, v2 है ये।
ठीक है भाई। तो अब क्या हो जाएगा कि प्रकाश जो की किरण यहाँ पर क्या कर रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में ट्रेवल कर रही है, यानी कि परिवर्तन डायरेक्शन में चेंज कहाँ आ रहा है, माध्यम 2 में आ रहा है। तो मैं कहूंगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है ना, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है ना। माध्यम अपवर्तनांक किसका निकालूंगा, माध्यम 2 का, क्योंकि परिवर्तन कहाँ आ रहा है, माध्यम 2 में आ रहा है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को क्या करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि n2, ठीक है ना। इसको मैं कहूंगा, अगर इंग्लिश में कहे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो जाएगा v1/v2। अब मैं इसका ठीक उल्टा करूं, अब यहां पर देखिए भाई, ये यहां पर क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। परिवर्तन कहाँ आ रहा है, माना मैंने फिर इसको माध्यम 1 मान लिया है, विरल माध्यम में आ गई है ये, ठीक है। अब परिवर्तन कहाँ आ रहा है, माध्यम 1 में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो यहां पर माध्यम, अब किरण आगे बढ़ रही है ना यहां से प्रकाश की किरण, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है, और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, फिर ये विरल माध्यम में आ गई तो v1 हो जाएगी, तो कितनी v1, यानी कि माध्यम 2 का, अब यहां पर परिवर्तन किस में आ रहा है, माध्यम 1 में आ रहा है, तो मैं कहूंगा अपवर्तनांक n माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो n इक्वल टू n रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट क्या हो जाएगा, v1/v2, और माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n, ठीक है, 1, यानी कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष v2/v1, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो, यदि मैं क्या करूं, माध्यम 1 को y मान लूं और माध्यम 2 को कांच मान लूं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वायु जो, हाँ, जो निर्वात होता है बच्चों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमेशा निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु में प्रकाश की चाल के बीच कोई बहुत अंतर नहीं होता है, बस छोटा सा अंतर होता है। इसलिए जहां पर वायु में प्रकाश की चाल लिखा होगा तो हम अमूमन हम उसको क्या मानेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल ही मानेंगे, 3×10 मीटर प्रति सेकेंड। और हाँ, अगर प्रश्न में दिया हुआ है वायु की चाल अलग से, तो तब आप वो लिखेंगे, अगर दिया हुआ नहीं है तो हम निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसी को वायु में प्रकाश की चाल को मानेंगे, ठीक है। तो और माध्यम 2 यहाँ पे हमने क्या माना है, कांच माना है। तो अब क्या हो जाएगा, जब मैं माध्यम 1 को वायु मान रहा हूं तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर इसको निर्वात मान लिया है और हम माध्यम 2 को क्या करेंगे, इसको माध्यम 2 से निरूपित करेंगे, यानी कि सीधी सी बात मैं लिख दूंगा nm, अपवर्तनांक ऑफ मीडियम, इस मीडियम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहां पर देखिए वायु में प्रकाश की चाल माना c है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, माना कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड मान लिया, v मान लिया है, इसको माध्यम मान लिया है, तो क्या है v है। तो nm इक्वल टू हो जाएगा c/v,
और जब मैं एक माध्यम को निर्वात मान लूं और दूसरे माध्यम का जब मैं अपवर्तनांक निकाल रहा हूं तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक की हमेशा क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम बेसिक सिंपली क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कोई n डब्ल्यू यानी कि n वाटर का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग और जल में, वाटर के लिए दिया है ना, तो जल में प्रकाश का वेग बराबर क्या है? 1.33। इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या है? 1.33 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका टेबल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42। ठीक है ना, तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक है, यानी कि इसका जो मीडियम दो है वो सबसे, उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। और जो लाइट की जो गति होगी, लाइट की जो स्पीड, जो चाल होगी, वो सबसे कम होगी भाई हीरे में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे ज्यादा है। मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको, अगर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है यानी कि वहां पर डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? बहुत कम होगी। ठीक है ना? हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी वैल्यू, जिसकी भी जो वैल्यू दी हुई है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, वो वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष माना गया है। देखो वायु और मैं अभी बता चुका हूँ आपको, वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में, इस वायु और निर्वात में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है ना? हाँ, अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है आपकी बुक में, ये देखिए, प्रकाश वायु से, ठीक है ना, जो प्रकाश की जो किरण है ये वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। माना ये कांच की प्लेट है और इसका जो अपवर्तनांक है n है, ठीक है, वो कितना है? 1.5 है। ठीक है भाई, अपवर्तनांक। ठीक है, और अपवर्तनांक प्रवेश करता है किस कांच की प्लेट का जो अपवर्तनांक है 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो कह रहा है कि यहाँ पर v, जो ये कांच है, इसकी चाल कितनी होगी? तो हमें निकालना क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो सीधी सी बात, अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में या निर्वात में, वायु में प्रकाश की चाल बराबर c बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो बटे v। ठीक है ना, यानी कि, और यहाँ पर दिया भी है निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10 की, जहां पर दिया होगा तो ठीक है, अगर y लिखा है तो हम सीधे उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। वैसे तो प्रश्न में दिया होता है भाई, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है? 1.5, और y में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸, और बटे कांच में प्रकाश की चाल मुझे पता नहीं है, तो मुझे v निकालना है। तो इसको पक्षांतर करो, ये हो जाएगा, देखिए v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸, और ये नीचे आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, ये 1.5 2 से 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸। ठीक है ना, मीटर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। वो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे।